अगला क्वेश्चन, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 112 grams of iron, 112 grams of iron is added in an open vessel, at 300 Kelvin, in a dilute HCl, is added in an open vessel at 300 Kelvin in dilute HCl. Calculate the work done by the process. Calculate the work done by the process. Work done by the process in the unit of calorie. राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कैलोरी में बात नहीं करी थी, तो इसीलिए मैं कैलोरी में चलना चाह रहा हूं। राइट, अब यहां पर बच्चों क्या करेंगे, देखिएगा। मेरे पास 112 ग्राम लोहा है, और वो जो 112 ग्राम लोहा है उसको आपने डाइल्यूट HCl में डाला। गौर से चेक करिएगा बच्चों, डाइल्यूट HCl की मात्रा आपको नहीं दे रखी है, ये देखिएगा। मतलब मैं एक फिगर से समझा रहा हूं आपको। ये एक बीकर है, ओपन वेसल है। क्वेश्चन में आपने वर्ड लगाया हुआ है कि 112 ग्राम्स ऑफ आयरन इज एडेड इन एन ओपन वेसल, मतलब वेसल ओपन है। राइट, ये बीकर है, इस बीकर में डाइल्यूट HCl है। राइट, डाइल्यूट HCl इज प्रेजेंट, और ये जो डाइल्यूट HCl है, इस डाइल्यूट HCl की मात्रा कितनी है, राइट, ये नहीं दे रखा आपको। और अब आपने क्या किया, 300 केल्विन पर सिस्टम है। अब आपने क्या किया कि यहां इसके अंदर 112 ग्राम आपने लोहे को डाला। तो सबसे पहले तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि व्हाट रिएक्शन विल ऑकर। आपने इसके अंदर 112 ग्राम 112 grams of Fe is added, and this is your dilute HCl. Right, open to atmosphere है, it is open to atmosphere, vessel is open. राइट, अब सबसे पहले मुझे रिएक्शन वर्क डन निकालना है आपको, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अब मैं क्या करूंगा, Fe प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, Fe इज इन द सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड, ट्वाइस ऑफ HCl एक्वस, गिविंग FeCl2 एक्वस प्लस H2 गैस। राइट, ये हमारी रिएक्शन होगी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, अ सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन। राइट, कि लोहा जो है, लोहा ऑक्सीडाइज हुआ, और जब लोहा ऑक्सीडाइज हुआ, राइट, तो वो Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, और जब लोहा ऑक्सीडाइज हुआ उसके द्वारा जो दो इलेक्ट्रॉन थे, दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय द H पॉजिटिव ऑफ द HCl एंड रिजल्टिंग इनटू द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही है। लोहा 112 ग्राम दे रखा है, कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग द फार्मूला, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन द एटॉमिक वेट, given mass of the substance upon the atomic weight or the molecular weight of the substance। लोहे का एटॉमिक वेट 56, यहां पर अपन ने 56 लिया, तो 112 अपॉन 56। मोल की अपने आप में कोई यूनिट नहीं होती है, मोल अपने आप में एक नंबर है। राइट, ये हमारे को 2 मोल मिल चुके हैं। दिस मच आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe विच यू हैव इंट्रोड्यूस्ड। अब HCl, क्वेश्चन में आपको यह मानना पड़ेगा, यह लेना पड़ेगा कि जो HCl है, राइट, वो अधिकता के अंदर है, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारा Fe है। Fe इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इसके आपने 2 मोल लिए। अब ये बैलेंस रिएक्शन है, चेक करिएगा, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। ये जो बैलेंस रिएक्शन है, ये क्या बताती है कि अगर आप 1 मोल लोहा लेते हो तो 1 मोल लोहा
2 मोल HCl के साथ रिएक्शन कर कर 1 मोल FeCl2 और 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना लोहा है, जितने लोहे हैं, लोहे के मोल हैं, उतने ही आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसका मतलब यहां पर 2 मोल है हमारे पास Fe, और क्योंकि 2 मोल Fe है तो यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। 2 moles of the hydrogen gas will be evolved. राइट अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकली यहां से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस इन द वर्ल्ड। ये हाइड्रोजन गैस निकली, और ये जो हाइड्रोजन गैस निकली अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। यहां पर जो प्रेशर है, यहां जो प्रेशर है वो 1 atm का। राइट मैंने पहले ही कहा हुआ है बच्चों की वेसल ओपन है, और ओपन वेसल है तो हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है, हाइड्रोजन गैस हल्की गैस है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकली तो ये हाइड्रोजन गैस निकलकर एक्सपांड करेगी। अब और कब तक एक्सपांड करेगी? जब तक कि हाइड्रोजन गैस का अपना प्रेशर 1 atm नहीं हो जाता। तो अब हाइड्रोजन गैस जब एक्सपांड करेगी तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, ये मैं कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग द रिलेशन PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T। द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस, मेरा पर्पस है हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकालना। इट मीन्स मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इट इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T अपॉन P। हाइड्रोजन के 2 मोल इवॉल्व कर रहे हैं, इट मीन्स 2 इंटू R 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। चेक करिएगा क्वेश्चन में आपको 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, और मैं पहले ही कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इट इज ओपन। इट मींस प्रेशर जो है वो आप 1 atm लेंगे। इट इज 1, दैट इज 2 इंटू 24.63, दैट इज इक्वल टू 3 2 6, 6 2 12 एंड 4 2 8 9, 49.26 लीटर। राइट ये हमारे को वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस मिल चुका है। This is the volume of hydrogen gas, 49.26 लीटर। राइट मतलब जैसे ही आपने लोहे को डाला, लोहा ऑक्सीडाइज हुआ, और जब लोहा ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करी, और ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकले, ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकले, राइट ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स 49.26 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अब वर्क निकालना है। अब वर्क के लिए मैं क्या बोलूंगा, W इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1। राइट बाहर का प्रेशर, P इज द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm का है, मतलब मैं बोलूंगा माइनस 1 atm। V2 माइनस V1। अब समझिएगा मेरी बात को, जो फाइनल वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का है, और जो इनिशियल वॉल्यूम है ये इनिशियल वॉल्यूम आपका ये सिस्टम हो गया Fe प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, ये आपका इनिशियल सिस्टम है। चेक करिएगा जो इनिशियल है वो आपका सॉलिड प्लस एक्वस है, मतलब कोई भी गैसियस कंपोनेंट नहीं है। नो एनी गैसियस कंपोनेंट इज प्रेजेंट इनिशियली, and because no any gaseous component is present, right, तो इसीलिए जो इनिशियल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा। क्यों नेग्लिजिबल माना जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम बेसिकली गैस का होता है। अगर मैं ठोस की बात करूंगा या मैं द्रव की बात करूं, अगर मैं सॉलिड की बात करूं या लिक्विड की बात करूं, तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम गैसियस वॉल्यूम के सिस्टम में काफी कम होता है। As per the kinetic theory of gases, right, गैसियस जो सब्सटेंस होते हैं वो काफी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। आप खुद चेक करिए, जो हाइड्रोजन गैस का आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया दैट इज 49.26 लीटर। इसका मतलब वो काफी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। इट मींस जो ये V1 है वो V1 को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। राइट इट मींस मैं बोलूंगा जो डेल्टा V है यहां पर V2 माइनस V1, और बेहतर आप जैसे यहां डेल्टा V होता है, हम कहते हैं W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V, माइनस P इंटू डेल्टा V। तो ये जो डेल्टा V है मैं यहां पर क्या करूंगा, डेल्टा V इज ऑलमोस्ट इक्वल टू
almost equal to V2. Delta V is almost equal to V2. राइट चीजें एकदम समझ में आ रही होगी, एकदम समझ में आ रही होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, गैस बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड द लिक्विड, इसीलिए डेल्टा V इज ऑलमोस्ट इक्वल टू V2 कर दिया। और ये अभी बच्चों आपने V2 कैलकुलेट किया, दिस इज द V2 विच यू हैव कैलकुलेटेड, ये आपका V2 है, राइट। तो यहां पर मैं लिख दूंगा डेल्टा V इज ऑलमोस्ट इक्वल टू V2, इट मींस यहां V2 लिख दिया 49.26। और ये जो वर्क डन है ये एटमॉस्फेयर लीटर में है, प्लीज रिमेंबर दिस इज इन एटमॉस्फेयर लीटर। राइट और ये एटमॉस्फेयर लीटर में है। अब आपका काम रहा ये W इज इक्वल टू -49.26 इंटू 101.325 जूल्स। और क्वेश्चन में चेक करिएगा, मैंने आपसे वर्क पूछा है कैलोरी के अंदर, ये आपने जूल में निकाला है, दिस इज इन जूल। जूल से कैलोरी में जाने के लिए आप 4.18 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज व्हाई इट इज सो, because 1 calorie is equal to 4.18 joules. 1 calorie is equal to 4.18 joules. ये वाला नजर आ रहा है बच्चों आपको, ये 4.18 लिखा हुआ है। 1 calorie is equal to 4.18 joules. कैलोरी बड़ी यूनिट होती है एज कंपेयर टू जूल। कैलोरी कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। राइट तो ये आपने 4.18 से डिवाइड कर लिया। अब ये आपका काम है, कोई बच्चा मुझे जल्दी से आंसर बताए कि कैलोरी में कितना मिल रहा है, बट प्लीज डू इट फास्ट। हेलो सर। हाँ जी। आर की वैल्यू 2 लिख कर सकते इसको। अरे बेटा यहां तो R की वैल्यू 2 थोड़ी, यहां पर जो R की वैल्यू है, नो 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 नो, दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। ये जो R, क्योंकि R की वैल्यू मैंने 0.0821 लिए, 0.0821 लिए, इट इज एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। राइट ये हमारी यूनिट होती है R की। और जिस समय आप 2 लेते हैं, जिस समय आप 2 लेते हैं तो ये 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल चलता है, राइट। अब क्योंकि जो प्रेशर है जो आपने यहां पर 1 लिया है, राइट, दैट इज इन एटीएम, ये आपका एटीएम के अंदर चल रहा है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर मतलब 1 एटीएम हमने माना है, तो एटीएम में लूंगा ना बेटा। और क्योंकि मैंने 0.0821 लिया है, तो 0.0821 लिया है एटीएम, क्योंकि प्रेशर एटीएम में था, और क्योंकि यहां लीटर लिखा हुआ है, तो इसीलिए जो मुझे वॉल्यूम मिलेगा डेफिनेटली इट विल बी इन लीटर, वो लीटर में मिलेगा मुझे। बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? राइट ये 0.0821 और यहां 0.0821 लिया है, इसीलिए क्योंकि प्रेशर एटीएम में था, और जो वॉल्यूम मुझे मिलेगा दैट विल बी इन लीटर, ये वॉल्यूम आपको लीटर में मिल चुका है। और अब यहां पर ये P डेल्टा वी, तो P डेल्टा वी प्रेशर एटीएम में, बाहर का प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम 49.26, तो ये आपको मिला एटमॉस्फेयर लीटर में। एटमॉस्फेयर लीटर मल्टीप्लाई करो जूल में, 101.325, ये जूल में मिला। जूल से कैलोरी में चले जाइए, डिवाइडेड बाय 4.18, यू विल गेट इन कैलोरीज। बेटा आवाज नहीं आ रही है, 1194, यस चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, -1194 कैलोरीज, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आंसर का महत्व कम है बच्चों, जितना ज्यादा महत्व कॉन्सेप्ट का है, राइट। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। बच्चों क्वेश्चन लिखिएगा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस
1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes expansion irreversibly in 2 stages. राइट, वो स्टेजेस क्या हैं वो आपके सामने है. ये आपको दे रखा है स्टेजेस. नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड. कैलकुलेट द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड by the system during the process. Calculate the total heat absorbed by the system during the process. Right. अब यहां पर देखिएगा बच्चों, मतलब कोई हमारे पास गैस है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. राइट, और वो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, उसकी ये स्टेट 1 आपको दे रखी है. दिस इज द स्टेट 2 एंड दिस इज द स्टेट 3. स्टेट 1 मतलब गैस जो है वो 8 बार पर है, प्रेशर है 8 बार, गैस 4 लीटर वॉल्यूम है और 300 केल्विन टेम्परेचर है. मतलब एक बात तो बिल्कुल तय है कि हर स्टेट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना हुआ है, 300 केल्विन, 300 केल्विन एंड द 300 केल्विन. राइट, 8 बार से 2 बार, 2 बार से 1 बार. प्रेशर में परिवर्तन आ रहा है और साथ ही साथ में वॉल्यूम में परिवर्तन आ रहा है. प्रेशर कम होता चला जा रहा है एंड बिकॉज द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, right, and that's why the volume is increasing provided the temperature is constant. right, बॉयल का नियम यहां पर काम कर रहा है. बिल्कुल नियम काम कर रहा है उसका. बॉयल का नियम तभी काम करता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं. 1 मोल क्वेश्चन में आपको दे रखा है. राइट, मोल्स कांस्टेंट है. अब बात आगे बढ़ती है. 2 स्टेजेस में एक्सपांशन किया गया है. क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एक्सपांशन इन 2 स्टेजेस. बराबर, दिस इज द स्टेज 1. स्टेज 1 यहां से यहां पर आए, फिर आप स्टेज 2 यहां से यहां पर चले गए. ये स्टेज 1 है एंड दिस इज स्टेज 2 है. ये स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस हैं और ये 3 स्टेट आपको दे रखी है. स्टेट 1, स्टेट 2 एंड द स्टेट 3. मैंने पहले भी बच्चों बताया हुआ है स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है. स्टेट ऑफ द सिस्टम, मेरे को ध्यान आ रहा अच्छी तरीके से, ये बात मैं बता चुका हूं आपको. स्टेट मतलब क्या है? स्टेट मतलब ये हुआ कि उसका क्या प्रेशर है, उसका क्या वॉल्यूम है और उसका क्या टेम्परेचर है. और मैंने आपसे ये भी कहा था कि द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डिफाइंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम. एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज किसे बोलते हो? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से मतलब यह है इट इज द प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है. राइट, दीज आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. तो यहां पर ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है, इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया जा रहा है दिस इज द स्टेट 1, दिस इज द स्टेट 2 एंड दिस इज द स्टेट 3. राइट, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि जो ये एक्सपांशन हुआ है, जो ये गैस का एक्सपांशन हुआ है, राइट, टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम निकालना है. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू
Q plus W. डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. राइट, ये जो प्रोसेस है वो अपने आप में आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी हुई है. राइट, आइसोथर्मल प्रोसेस आप उसे कहते हैं इन विच द प्रोसेस इज कैरिड आउट अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर यहां कांस्टेंट है एंड बिकॉज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसीलिए जो डेल्टा यू है वो कांस्टेंट रहेगा. मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इट मींस डेल्टा यू जीरो हो जाएगा. डेल्टा यू इज जीरो इज इक्वल टू Q प्लस W. ये आपने लिखा भी होगा एक जगह पर, शायद आपने लिखा है, चेक करिए आप कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. बराबर, अगर टेम्परेचर में परिवर्तन आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन आएगा. राइट, प्रोवाइडेड द स्टेट ऑफ द मैटर इज नॉट चेंजिंग. Provided the state of the matter is not changing. मैटर की स्टेट में परिवर्तन नहीं आना चाहिए. कोई चीज अगर गैस है तो वो गैस ही बनी रही, कोई लिक्विड है तो वो लिक्विड ही बनी रही. राइट, या कोई सॉलिड है वो सॉलिड ही बनी रही. और टेम्परेचर सेम है तो अगर टेम्परेचर सेम होगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. राइट, तो अब यहां पर टेम्परेचर सेम है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट इट मींस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू Q प्लस W. आपको क्वेश्चन में पूछा गया है द टोटल हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम अंडर दिस एक्सपांशन, ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन व्हाट इज द टोटल हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जीरो इज इक्वल टू Q प्लस W, मतलब Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W. Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W. अब W निकालना है मेरे को. W अगर मुझे पता चल गया, स्टेज 1 का W पता चल गया और स्टेज 2 का W मुझे पता चल गया. राइट, तो मेरा Q पता चल जाएगा. ये Q टोटल बोल दूंगा उसको मैं. Q टोटल तक जाने के लिए मुझे W निकालना पड़ेगा. अब W1 स्टेज 1 के दौरान जो गैस है मेरी, जो आइडियल गैस है मेरी 1 मोल, वो एक्सपांड कर रही है. आप चेक करिए जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ रहा है. राइट, वॉल्यूम 4 लीटर से आप 16 लीटर की तरफ जा रहे हैं. राइट, इट मींस द गैस इज अंडरगोइंग एक्सपांशन. तो मैं बोलूंगा W इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. W1 is equal to minus P external V2 minus V1. अब आप बोलेंगे कि सर एक्सटर्नल प्रेशर, जिस समय गैस मेरी स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गई तो स्टेट 2 में जो गैस है उसका प्रेशर दे रखा आपको 2 बार. राइट, इसका मतलब यह हुआ कि जो पहला एक्सपांशन हुआ है, पहला एक्सपांशन जो हुआ है दैट इज अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार, दैट इज -2 लिखूंगा मैं. नहीं आई बात समझ में? कोई गैस तब तक एक्सपांड करती है, कोई गैस तब तक एक्सपांड करती है जब तक कि उस गैस का अपना प्रेशर बाहर के प्रेशर